दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख द लेसन वी शुड टेक फ्रॉम नडल और द इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर एग्जामिनिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कंप्लेंट अगेंस्ट विराट कोहली के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 4 के नैतिकता खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। बीते दिनों भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली एक बार फिर चर्चा में रहे। दरअसल खबर है कि विराट कोहली ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग में निवेश किया है। मोबाइल प्रीमियर लीग भारतीय क्रिकेट टीम की किट को स्पॉन्सर करती है और विराट कोहली क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। यह मामला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों के टकराव जैसे मुद्दे को उठाता है। खेल नैतिकता से संबंधित ऐसे मुद्दे आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा रूस के एथलीट्स को डोपिंग के मामले के चलते ओलंपिक से प्रतिबंधित किया जाना वैश्विक स्तर पर खेल नैतिकता से संबंधित एक बड़ा मामला था। मैच फिक्सिंग और एथलीट्स का यौन शोषण जैसे मामले भी चर्चा में रहते हैं। इन मामलों के मद्देनजर खेल नैतिकता का मुद्दा चर्चा में है। आज के आर्टिकल में हम खेल नैतिकता से संबंधित प्रमुख सिद्धांत, खेल नैतिकता से संबंधित प्रमुख मुद्दे, राष्ट्रीय खेल नैतिकता आयोग विधेयक की प्रमुख विशेषताएं, इन मुद्दों से निपटने के लिए समाधान के बिंदुओं, इन सभी पर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि खेल नैतिकता क्या है। खेल नैतिकता खेल और नैतिकता दो शब्दों से मिलकर बना है। इन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ समझकर एक साथ अर्थ समझा जा सकता है। खेल एक मानवीय गतिविधि है जो व्यक्ति के संपूर्ण विकास में योगदान देती है। यह लोगों को सामाजिक मेल जोल का अवसर मुहैया कराता है। खेल संस्कृतियों को साथ लाने के अलावा सामाजिक अंतराल को कम करने का भी काम करता है। खेल के जरिए एकजुटता, आपसी सम्मान और फेयर प्ले जैसे मूल्यों को प्रदर्शित किया जाता है। वही नैतिकता दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। इसमें व्यक्ति विशेष और समाज के लिए क्या अच्छा है यह परिभाषित किया जाता है। इसमें उन नियमों की बात की जाती है जो मानवीय व्यवहार का निर्धारण करते हैं। इसमें दिए गए नियमों के जरिए लोग सही और गलत का निर्धारण करते हैं। इन दोनों परिभाषाओं के मुताबिक खेल नैतिकता को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि यह एक सकारात्मक अवधारणा है जो खेल में मानव को क्या करना चाहिए इसका निर्धारण करती है। यह एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो हेल्दी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देती है। इसमें न केवल व्यवहार बल्कि सोचने के दायरे को भी विस्तृत करने पर ध्यान दिया जाता है। खेल नैतिकता के प्रमुख मानकों में ईमानदारी, सम्मान, जिम्मेदारी, निष्पक्षता, केयरिंग यानी दूसरों का ख्याल रखना और नियमबद्धता शामिल होती है। खेल नैतिकता से संबंधित चुनौतियों की प्रमुख वजह है खेलों में गेममैनशिप को अधिक तवज्जो दिए जाने से उभरती है। दर्शन शास्त्री फ्रेडरिक नीत्शे के मुताबिक जीतने की इच्छा मनुष्य की मूल प्रवृत्ति होती है। गेममैनशिप भी जीतना ही सब कुछ है के सिद्धांत पर आधारित है। आइए अब जानते हैं कि गेममैनशिप और स्पोर्ट्समैनशिप क्या है। गेममैनशिप की विशेषताएं देखें तो खेलों की दुनिया में जीत हासिल करने के लिए अपनाए गए सभी मार्ग सही माने जाते हैं। इसके अलावा अगर चीटिंग यानी धोखाधड़ी पकड़ी जाती है तो ही चीटिंग है, अन्यथा नहीं। ये रेफरी की जिम्मेदारी है कि वह धोखाधड़ी का पता लगाएं। एथलीट्स और कोचेस के ऊपर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इसके अलावा फाइनल रिजल्ट खेलने के दौरान अपनाए गए सारे साधनों को जस्टिफाई कर देता है। गेममैनशिप के कुछ उदाहरण हैं, जैसे चोट लगने का झूठा दिखावा करना, परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल आदि। इसके इतर स्पोर्ट्समैनशिप एक अधिक एथिकल अप्रोच है। इस मॉडल में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व दिया जाता है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि खेल व्यक्ति के चरित्र प्रदर्शन के साथ ही चरित्र निर्माण का भी काम करता है। स्पोर्ट्समैनशिप 4 प्रमुख तत्वों पर आधारित होती है: निष्पक्षता, समता, सम्मान और जीतने की इच्छा। स्पोर्ट्समैनशिप की विशेषताओं की बात करें तो सभी एथलीट्स को टीममेट्स, अपने ओपोनेंट्स, कोचेस और ऑफिशियल्स का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा फैंस और माता पिता को भी अन्य फैंस और दूसरी टीम्स के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। इसमें खेल के नियमों के मुताबिक खेल के दौरान अपने विपक्षी का सम्मान करते हुए
बेहतर प्रदर्शन पर बल दिया जाता है। कुछ थिंकर्स खेल में ब्रैकेटेड मोरालिटी को सही मानते हैं। इसमें खेल की प्रतिस्पर्धा को निजी जीवन से अलग रखने की बात की जाती है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक फुटबॉलर खेल के मैदान में एग्रेसिव और स्वार्थी है, लेकिन निजी जीवन में बेहद दयालु है, तो खेल के मैदान में उसके अनैतिक व्यवहार को जायज ठहराया जाता है, क्योंकि उसका व्यवहार जीतने के उद्देश्य से प्रेरित होता है। नैतिक अप्रोच इस सोच को नकारती है। इसमें टफ बट फेयर प्ले को समर्थन दिया जाता है। किसी भी परिस्थिति में जीतने की सोच के चलते खेल भावना पर द्वेष भावना हावी हो जाती है। इसी भावना के चलते खिलाड़ियों द्वारा अनैतिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इससे वर्तमान में खेल नैतिकता से संबंधित कई मुद्दे उभर कर सामने आए हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं खेल नैतिकता से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर। पहला मुद्दा है खेल उपकरणों के साथ छेड़छाड़, जैसे क्रिकेट में बॉल टेम्परिंग का मामला। बीते दिनों दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरॉन बेंक्रॉफ्ट पर बॉल टेम्परिंग के मामले में प्रतिबंध लगाया गया था। दूसरा मुद्दा डोपिंग से संबंधित है। खिलाड़ी अच्छे प्रदर्शन के दबाव के चलते प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करते हैं, जिससे वे अच्छा प्रदर्शन कर सकें। साल 2016 में प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा पर मेल्डोनियम ड्रग लेने के कारण प्रतिबंध लगाए गए थे। रूस के खिलाड़ियों को डोपिंग के चलते ओलंपिक में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था। तीसरा मुद्दा खेलों में लैंगिक असमानता से संबंधित है। खेलों में लैंगिक स्तर पर कई तरह के नैतिक मुद्दे उभरते हैं। खेलों में प्रतिस्पर्धा को पारंपरिक तौर पर दो लिंगों, पुरुष और स्त्री में बांटकर देखा जाता है, जो कि नैतिक तौर पर सही नहीं है। इस तरह के लैंगिक विभाजन से प्रश्न खड़ा होता है कि ट्रांस और इंटरसेक्स एथलीट किस वर्ग में शामिल हो। आंकड़े बताते हैं कि भारत में दिए जाने वाले खेल पुरस्कार, मसलन राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड आदि में भी महिला और पुरुष खिलाड़ियों में असमानता पाई जाती है। इसके अलावा हर खेल में कोचेस और बड़े अधिकारियों द्वारा खिलाड़ियों के यौन शोषण के मामले सामने आते हैं। महिलाओं खिलाड़ियों के लिए यह समस्या बड़े स्तर पर पाई जाती है। इस मामले में यूएसए में महिला जिम्नास्ट के यौन शोषण का मामला काफी चर्चा में रहा था। इन सब के अलावा संसाधनों के वितरण में भी असमानता देखी जाती है। महिला टीम्स को पुरुष टीम्स के मुकाबले अमूमन कम संसाधन मुहैया कराए जाते हैं। इसमें एक मुद्दा जेंडर पे गैप का भी है। महिला और पुरुष खिलाड़ियों की प्राइज मनी में भी एक बड़ा अंतर पाया जाता है। चौथा मुद्दा विपक्षी खिलाड़ियों का ध्यान खेल से हटाने के लिए उन पर छीटाकशी करने से संबंधित है। ऐसा न केवल टीम के खिलाड़ियों बल्कि उनके फैंस द्वारा भी किया जाता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में चल रहे एक मैच के दौरान भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने अपने ऊपर किए गए नस्लीय कमेंट के बाद खेल को बीच में रुकवाया था। पांचवा मुद्दा खेल के दौरान जख्मी होने का नाटक करने से संबंधित है, जिससे अपनी टीम को फायदा पहुंचाया जा सके। छठा मुद्दा खेल के दौरान अपने पसंदीदा खिलाड़ी के आउट हो जाने पर एक अच्छा खेल खेल रहे खिलाड़ी को सम्मान ना देने से संबंधित है। नैतिक मूल्यों के मुताबिक हमें अच्छे खेल से प्रभावित होना चाहिए, ना कि व्यक्ति विशेष से। मैच फिक्सिंग जैसे आरोप भी खिलाड़ियों की नैतिकता पर सवाल खड़ा करते हैं। साथ ही एज फ्रॉड भी इस क्षेत्र में नैतिकता को सीमित करता है। इस मामलों में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच रहे मनजोत कालरा का नाम प्रमुख है। खेल प्राधिकरणों में पारदर्शिता की कमी भी एक प्रमुख मुद्दा है। भारत में खेल नैतिकता से संबंधित एक बड़ा मुद्दा स्पॉट फिक्सिंग को लेकर सामने आया था। साल 2013 में आईपीएल के दौरान स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल सामने आया था, जिससे बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट की छवि नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई थी। इसके मद्देनजर 2016 में बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने नेशनल स्पोर्ट्स एथिक्स कमीशन बिल पेश किया था। आइए अब एक नजर राष्ट्रीय खेल नैतिकता आयोग विधेयक की प्रमुख विशेषताओं पर डालते हैं। यह विधेयक मैच फिक्सिंग, डोपिंग, उम्र के संबंध में धोखाधड़ी और खेल में यौन शोषण के मामलों को रोकने के लिए लाया गया था। विधेयक में राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय खेल नैतिकता आयोग के गठन की बात की गई है, जिसमें जजेस और प्रसिद्ध खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। आयोग राष्ट्रीय स्तर पर दिशा निर्देशों और कोड ऑफ एथिक्स तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा। राज्यों में हर एक स्पोर्ट्स फेडरेशन को आंतरिक एथिक्स कमेटी को गठित करने का प्रावधान किया गया है, जो राष्ट्रीय आयोग की लाइंस पर रोड ऑफ एथिक्स को तैयार करेगी।
इसमें नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस की प्रशासनिक संरचना में सुधार के लिए प्रावधान किए गए हैं। विधेयक में मैच फिक्सिंग के लिए आजीवन प्रतिबंध के अलावा 10 साल के कारावास का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भ्रष्ट खिलाड़ियों या प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार की गई रिश्वत के 5 गुना के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा उम्र संबंधित धोखाधड़ी के मामले के लिए 6 महीने की जेल के साथ 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। खेल नैतिकता के लिए किए गए ये प्रयास सराहनीय हैं। इसके अलावा खेल में शामिल सभी खिलाड़ियों, सभी स्तर पर शामिल सरकारों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर शामिल सभी लोगों को नैतिकता के मूल्यों को बरकरार रखने के लिए प्रयास करने होंगे। आइए अब देखते हैं क्या हो आगे की राह। खेल में पारदर्शिता, तटस्थता, निष्पक्षता और जवाबदेही के मूल्यों का विकास करने के लिए खिलाड़ियों में प्राथमिक स्तर से ध्यान दिया जाना चाहिए। यौन शोषण जैसे मामलों में सख्त सजा के प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए। खेलों में विश्वास जैसे मूल्यों को विकसित करने के लिए खिलाड़ियों को प्रमुख इवेंट्स का चेहरा बनाया जाना चाहिए। खेलों में सट्टेबाजी को नियमित किए जाने की जरूरत है। इस संबंध में मुद्गल समिति और लोढ़ा समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा जा सकता है। खिलाड़ियों को हर हाल में नियमबद्ध तरह से ही खेलना चाहिए, चाहे हार का सामना ही क्यों ना करना पड़े। खिलाड़ियों को अपने परिश्रम पर विश्वास करते हुए ईमानदारी के मूल्य को कायम रखना चाहिए, जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सके। खेल सामाजिक मेलजोल और देश के बीच कूटनीतिक संबंधों का आधार भी होते हैं। ऐसे में खिलाड़ियों पर की गई नस्ल भेदी या असम्मानजनक टिप्पणी देश की गरिमा को नुकसान पहुंचाती है। वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय छवि खराब ना हो, इसका ध्यान खिलाड़ियों, खेल से संबंधित अधिकारियों और देश के लोगों को रखना चाहिए। और सबसे मूलभूत बात है कि कोड ऑफ स्पोर्ट्स एथिक्स की जानकारी सभी को होनी चाहिए, जिससे इसके पालन की जिम्मेदारी सभी लोगों द्वारा सुनिश्चित की जा सके। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। खेल नैतिकता क्या है? इससे संबंधित मुद्दों की चर्चा करते हुए खेल नैतिकता की उपयोगिता की विवेचना कीजिए।